कैपिटल फॉर्मेशन हमें मालूम है, हम सोर्सेस कर चुके हैं। ओके, सोर्सेस के बाद जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आई वुड से एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, conceptual based question है, that is written on the board, that is how human capital is related with economic growth. Okay, how are they both interrelated? अगर आप ऐसे जनरल पूछें, आपको भी थोड़ा सा आइडिया है, पहले आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर थोड़ा एनालिसिस लगाया करें, that is very very important, rather than looking or seeking for the answer, just think about it, how human capital is related to economic growth. पहले दोनों को डिफाइन करते हैं। ह्यूमन कैपिटल मतलब लोगों का स्किलफुल होना, पढ़े लिखा होना, एक्सपीरियंस्ड होना, गुड हेल्थ कैरी करना, ये सब हो गया। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑलराइट, तो ये दो बातें कैसे इंटरलिंक्ड है? आई थिंक आप यू गॉट द आंसर। ह्यूमन कैपिटल, अगर ह्यूमंस के पास स्किल्स होंगे, अभी देखिए ना लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी में वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट स्किल्स एनहांसमेंट, क्योंकि होता क्या था, एक मास्टर्स किया हुआ बंदा भी अगर उससे पूछे तुम्हें आता क्या है, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं, पढ़ा क्या है पता है, आता क्या है, कुछ नहीं, मे बी उसने पता नहीं, मैंने आगे भी एक बार अपने किसी वीडियो में बताया था, ड्राइविंग स्किल्स भी पता नहीं हो कि नहीं हो, ठीक है, कंप्यूटर स्किल्स भी पता नहीं हो कि नहीं हो, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ जानता भी हो कि नहीं हो, पता नहीं, क्योंकि उसने कभी स्किल्स पढ़ा ही नहीं, क्योंकि स्कूल्स में था ही नहीं। Now the latest policy says that skills enhancement is very very important, क्योंकि जब बच्चा पढ़ क्यों रहा है, कुछ कमाने के लिए, अगर वो कमाने के लिए बना ही नहीं, ये पढ़ाई ने इसको कमाना सिखाया ही नहीं, तो ऐसी एजुकेशन का फायदा क्या? तो क्या ग्रोथ हो रही है? नहीं। और ये बहुत बार आ रहा था, अगर आप YouTube पे बहुत सर्च करें कि ह्यूमन जो हमारे इंडियंस हैं, they are very brainy, they are very hard working, but the kind of education they are getting, they will be very soon misfit for any kind of job across the globe. So I think I'm really thankful to the current government that they brought this policy, and the changes will also happen very soon. At least चलो कुछ साल बाद तो हमें दिखना शुरू हो जाएगा कि हमारे बच्चे एटलीस्ट मिसफिट नहीं रहेंगे, जो सप्लाई चाहिए लेबर की मार्केट में वही सप्लाई हो जाएगी थ्रू एजुकेशन सिस्टम। अब हाउ विद दिस विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ? ऑफ कोर्स जब लोग पढ़े लिखे होंगे, स्किलफुल होंगे, तो कुछ अर्न करेंगे, बनाएंगे, इनोवेशंस करेंगे, ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब हम इतनी बात नहीं लिख सकते, तो हमने इस आंसर को पूरा फॉर्मेट में आंसर में डाल दिया है, आप इसको रेफर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन योर हैंडआउट्स। इंडिया रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ग्रोथ long ago. The 7th 5-year plan, अंडरलाइन कर लीजिए, 7th 5-year plan में हमने इसमें कहा human resource development has necessarily to be assigned a key role in any development strategy, particularly in a country with a large population. अब जहाँ पर लोग ही इतने सारे हैं, उनको या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए क्राउड बनकर रहे, या उन्हें पढ़ाने लिखाने पर लगा दें। अगर वो कहीं पढ़ लिख जाएं और स्किल्स उनमें आ जाए, तो हम तो लेबर ही सप्लाई करने लग जाएंगे सारे वर्ल्ड में, तो उससे भी अच्छा कुछ नहीं है। लोग कोई मशीन सप्लाई करता है, तो हमारे यहाँ से एजुकेटेड लेबर आएगी, और ऐसी आएगी जो चाहिए होगी। तभी तो देखिए क्लास 6 में कोडिंग शुरू कर दी, इट मींस 6th क्लास के बच्चे को ही, क्योंकि चाइना में बहुत अर्ली एज पर कंप्यूटर सिखाना शुरू कर देते हैं, वो भी एक कोडिंग टाइप का, ऐसे नहीं कि बस टाइपिंग कैसे करनी है, स्क्रीन ये होती है, मॉनिटर ये होता है, बहुत लो लेवल की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, पता है उनको, बच्चों को पैदा होती है आजकल तो उन्हें कोडिंग कराना, मोबाइल ऐप कैसे बनती है, वेबसाइट कैसे बनती है, ये सब सिखाना शुरू कर दिया, बिकॉज दे कुड, उनकी फारसाइटेडनेस देखिए आप, क्योंकि दे न्यू दैट आने वाला टाइम क्या होगा, कंप्यूटर का। ठीक, तो अभी हमारे यहाँ भी स्टार्ट हो गया, उनकी इंटर्नशिप हो सकती है। 6th क्लास का बच्चा, पहले सोचा था कभी, अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखना जरा, 6th 7th 8th में इंटर्नशिप करके आएगा, कहीं जॉब करेगा, किसी कंपनी के साथ लगेगा अगर वो चाहे तो, और डांस में है तो किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट के अंडर काम कर सकता है, एग्रीकल्चर करना चाहता है तो किसी एग्रीकल्चरिस्ट के अंडर काम कर सकता है। सो पहले ही उसको काम का एक्सपोजर मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे। लार्ज पॉपुलेशन वाली कंट्रीज में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड ऑन साउंड लाइंस। ओके, साउंड लाइन समझते हैं, अच्छे वाला। A large population can itself become, underline कीजिए, an asset, accelerating economic growth. Assets ही तो growth करेंगी, economic growth, and in ensuring social changes in desired direction. Social change से मतलब हमारी सोसाइटी का मूव ही देखिए चेंज हो जाएगा, लोगों में
चेंजेस देखिए, बहुत इस वाली पॉलिसी में वैल्यूज पर बात की गई है, आर्टिसन से जोड़ा जाएगा, हैंड आर्ट के बारे में बोला गया है। इससे क्या होगा, हमारे बच्चों में मॉरल वैल्यूज पढ़ाने की बजाय वैसे ही आ जाएंगे। जब आप विलेजेस में जाएंगे, उन लोगों से मिलेंगे, उन लोगों के साथ रहेंगे, देखेंगे उनको रहते खाते पीते, तो आपको भी उनके साथ एक एम्पैथी भी होगा, आप रियल वैल्यूज को गेन करेंगे रादर देन अभी हम किताबों में देख रहे थे, राइट। आगे चलते हैं। It is difficult to establish a cause and effect relationship between growth of human capital and economic growth. मतलब कौन कारण है और कौन रिजल्ट है पता नहीं। क्या मतलब, ऐसा भी हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ हो इस वजह से ह्यूमन कैपिटल हो रहा है, और ऐसा भी हो सकता है ह्यूमन कैपिटल ग्रो हो रही है इस वजह से ग्रोथ हो रही है। सो कौन कॉज है और कौन इफेक्ट है बोला, ये बताना मुश्किल है। बात समझे? यस। ओके, आगे चलते हैं। एक और चीज जो आपने याद रखनी है इस पॉलिसी में, हमारा पहले जीडीपी का 4%, क्लोज टू 4 पॉइंट समथिंग परसेंट हम जो थे वो अपना एजुकेशन पर लगाते थे, लेकिन करंट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दिस टू 6%, व्हिच वाज द टारगेट, व्हिच इज गुड। तुम्हें पता है बड़ी बड़ी कंट्रीज में 30% पैसा जो जीडीपी का होता है वो एजुकेशन में लगाया जाता है बच्चों की। अभी हम बढ़ रहे हैं, पहले तो 0.0 पे थे, जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने हमें कहा पढ़ाई की क्या वैल्यू है, छोड़ दो सब, और फिर लगा दिया हमें उल्टे पुल्टे कामों में। अब जाकर 47 के बाद से अभी तक इतनी फॉल्टी एजुकेशन पॉलिसी में थे, अब जाकर हम वापस उसी पॉलिसी में आएंगे जो हम पहले करते थे। पहले अगर कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई कारपेंटर का बच्चा है तो वो कारपेंटरी सीखता था, कोई सुनियार यानी कि कोई गोल्ड स्मिथ है तो वो वाला काम सीखता था, टेलर का बच्चा टेलरिंग सीखता था। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम ने क्या किया, सबको बेकार बना दिया, सबको एक ही काम सिखा दिया, पढ़ना, रट्टे मारना और लिखना। ओके, सो यू हैव नो चॉइस, यू विल हैव टू डू दिस। चलिए आगे। Since the beginning of planning, the level of national income and per capita income have risen significantly. Per capita income constant crisis of 1999 has increased from 7651 in 1950-51 और 82,000। डेटा याद हो पाए तो कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो जरूरत नहीं है, एमसीक्यू में नहीं आएगा। This has resulted in higher standard of living. Of course, अगर पहले लोग 7,000 कमाते थे, अब 82,000 कमा रहे हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा ही होगा। This shows the contribution of an educated person to the economic growth is more than that of an illiterate. पहले लोग इलिटरेट थे इसलिए कम कमा पा रहे थे, लेकिन जैसे ही 7 5-year पॉलिसी आई उसके बाद तो पढ़ना शुरू हुए। देखिए बात की बात कर रहे हैं ना, 50-51 को 16-17 से कंपेयर कर रहे हैं, सो ऑटोमेटिकली द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज बीन इंक्रीज्ड। क्यों? बिकॉज़ इलिटरेट लोगों से लिटरेट लोग ज्यादा अच्छा कमाते हैं। People in India have now been getting a balanced diet to some extent. Health पर आ गए, अब लोग खाना भी अच्छा खाते हैं, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32.1 से 68.3 हो गई है। ये याद रखना है, ये एमसीक्यू में टेस्ट हो जाता है। ओके, अगेन इन्फेंट मोर्टेलिटी, समझते हैं आप इन्फेंट मोर्टेलिटी? इन्फेंट इज अ चाइल्ड हु इज लेस देन 1 year of age. मॉर्टेलिटी मींस उसका मर जाना। इन्फेंट्स तभी मरते हैं जब हमारे यहाँ किसी भी तरह की मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, इन्फेक्शियस डिजीजेस से दे डाई। सो वो भी इंप्रूव हो गया जी, अब नहीं ज्यादा मरते। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी हैज फॉलन ड्रास्टिकली फ्रॉम 146 टू 34। कब से? 51 से कंपेयर किया 15-16 से। HCF ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा आप, जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और क्या करता है? इट प्रमोट्स इनोवेशन, इन्वेंशंस, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, and it not only enhances the productivity of human resource but also stimulates। सिर्फ आपकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ाता, आपको आइडियाज आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज, वो भी किसको आएंगे? जिसने पढ़ा लिखा होगा, जिसने कुछ समझा होगा। और नई टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी हमें एजुकेशन से मिलती है। जैसे तुम बच्चे ज्यादा अच्छे से नई टेक्नोलॉजी को डाइजेस्ट कर पाते हो rather than your grandparents or maybe sometimes parents too। ओके, आगे चलिए। एक टेबल देख रहे हैं आप, ये एनसीईआरटी से लिया गया टेबल है, एनसीईआरटी में सेम टेबल लिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है देखिए बेटा, आपको ये टेबल कभी नहीं आएगा पूरा बना के दिखाएं, क्वेश्चन में या तो ये टेबल दिया होगा और बोलेंगे एनालाइज करके बताएं। सो यू शुड नो हाउ टू सी दिस। जब ये एनालिसिस आए तो आप पहला ईयर और लास्ट ईयर को कंपेयर करें, बीच बीच में कहीं बीच वाला ईयर ले सकते हैं।
सबसे पहले क्या लिखा है जी, देखिए रियल पर कैपिटा इनकम, पीछे बात की 7000 से 82 हो गया, यहाँ 15-16 है, वहां 17 था। क्रूड ऑयल, क्रूड डेथ रेट आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। इन्फैंट मोर्टेलिटी हमने बोल दिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोल दिया, लिटरेसी रेट देख लीजिए, पहले याद है 16% था, अब बढ़कर 76, नीचे मैंने इसको हाईलाइट भी पॉइंट्स अलग से दे दिए। ओवरऑल लिटरेसी रेट सेंसस 2011 के हिसाब से हैज बीन इंक्रीज्ड 74%। आपके जो पिछले नोट्स हैं प्लीज उसमें भी चेंजेस कर दीजिए। आई थिंक ऑन द ईव में 17% लिखा था, 16% करा दिया था बाद में, लेकिन कुछ बच्चे क्लेम कर रहे थे शायद वहां नहीं, सो काइंडली करेक्ट है। उस टाइम पर ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में 16% थी, फीमेल लिटरेसी वाज 7%। ठीक है, चेंजेस। अब फीमेल लिटरेसी इन इंडिया इज 66%, व्हिच इज अ गुड परसेंटेज। रूरल एरिया की लिटरेसी 69, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल और फीमेल लिटरेसी को याद रखेंगे। नीचे जो आपको मैंने नोट दिया है ये सिर्फ आपको एमसीक्यू पर्पस के लिए जरूर पढ़ना है, क्योंकि ये नोट एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। ओके, क्या दिया है? Two independent reports on the Indian economy in recent times have identified that India would grow faster due to its strength in human capital formation. कौन सी दो रिपोर्ट्स याद रखनी है? ड्यूश बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। पहला ड्यूश बैंक मैंने आपको अंडरलाइन करके दिया है, उतनी ही बात याद रखनी है, दैट्स इट। ड्यूश बैंक एक जर्मन बैंक है जिसने हमारे इंडियन ग्लोबल सिस्टम, इंडिया के सिस्टम के बारे में क्या कहा, ग्लोबल ग्रोथ सेंटर्स पब्लिश हुआ था, उसमें रिपोर्ट आई that identified कि India will emerge as one among 4 major growth centers in the world. कब? By 2020. That is the prediction which they made in 2005 कि इंडिया एक मेजर ग्रोथ सेंटर बनेगा 2020 में, और वो बना। It further states, आगे आपको ज्यादा रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, उसे छोड़ दीजिए और चलिए आगे वर्ल्ड बैंक पर आ जाइए सीधा। ओके, वर्ल्ड बैंक ने अपनी रीसेंट रिपोर्ट में इंडिया एंड द नॉलेज इकोनॉमी में कहा, leveraging strength and opportunity, states that India should make a transition to the knowledge economy. India should make a transition to the knowledge economy, and if it uses its knowledge as much as Ireland does, तो क्या होगा? बोला नॉलेज बेस्ड हो जाइए। आपने देखा है ना अभी इस वाली पॉलिसी में, अब क्रैमिंग नहीं है बेटा, केपेबिलिटी बेस्ड हो गया है सब कुछ। सो नॉलेज बेस्ड हो जाइए तो क्या होगा आपका? इंडिया विल इंक्रीज, अंडरलाइन में लिखा है, from a little over $1,000 in 2002 and $3,000 in 2020. तो इंडिया will increase from little, per capita income जो है वो $1,000 से 3,000 यानी 3 times ज्यादा हो जाएगी अगर हम knowledge based चले जाएं तो। That these are the predictions which you must remember. Deutsche Bank, German, वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में ये दो बातें कही। that is the only thing which you have to remember from this note. ओके, उनके किस पब्लिश आर्टिकल में कही और कौन सा ईयर और ये लाइन, that's it. All right, this was all about this question. Thank you so much. Bye bye, take care.